हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये परफेक्ट वर्ल्ड की वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सी हाउ ने लगातार 9 सुप्रीम किंग्स को मार दिया था और सिर्फ एक लड़की बची थी जिसका नाम था यिनलिंग। और तभी सी हाउ को ही वुशुआंग के डिसेंडेंट्स का ऑरा महसूस होता है और वो वहाँ पर अराइव करता है। उसके बाद लिटिल एंडकिन पूरी तरह से गुस्से में भड़क चुका था और फिर जब उस लड़की की आखिरी फाइट आती है तब ही वुशुआंग के डिसेंडेंट ने उसे ही वुशुआंग की एक ब्लड की ड्रॉप दी थी, जिसके बाद उसके हाथ में एक फॉर्मेशन बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये एपिसोड वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और गाइस देखो यार, थोड़ा जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ जिससे थोड़ा बनाने का मोटिवेशन मिले। और साथ ही हम लोग वर्ल्ड डिफाइंड डैन गॉड के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि हमें कई जो थे उनको चैप्टर्स को स्किप करके दिखाया गया है। और एक भाई का कमेंट था कि भाई आप इमेज यूज़ करते हो, ट्रेलर क्यों यूज़ नहीं करते। तो भाई इस कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के लिए करना पड़ता है यार। और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो फिलहाल अभी यहीं से होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। ग्रैंड एशियन माउंटेन सिल्वर रेस की वॉरियर यिनलिन जैसी बालों के साथ आसमान से सीधे सी हवा पर टूट पड़ी। हवा में उसके बाल लहरा रहे थे, कपड़े हवा के साथ फड़फड़ा रहे थे। एक पुराने धुंधले बैटलफील्ड में वो एक प्योर फेरी जैसी लग रही थी, जैसे अभी अभी इमॉर्टलिटी को सीधे पार किया हो। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में देखता है तो वो वहाँ कोल्ड किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकती थी। उसके सिल्वर प्यूपल्स चमक रही थी और जैसे ही उसने हाथ उठाया, एंसेस्ट्रल लेवल की टेक्निक एक साथ निकल आई। यिनलिंग का एक अटैक सी हाउ को मारना है और यही उसका मकसद था। इस बार वो बिल्कुल भी हाथ को नहीं रोक रही थी। बैंग! पूरा आसमान, धरती, हेवन एंड अर्थ तक गोल्डन सिल्वर लाइटनिंग से डूब गए। ठंडी जैसी लिक्विड हर तरफ बहने लगी, ज़मीन तक पिघलने लगी, वर्ल्ड तक कोलैप्स कर चुके थे। ये थी सिल्वर क्लैन की एबिलिटी, सब कुछ सिल्वर में बदल देना और उसी सिल्वर से एनिमी को ट्रैप कर लेना और उसे इनहेलेट कर देना। लेकिन सी हाउ चुपचाप नहीं रहा, उसने भी इनिशिएटिव लिया। सीधे आगे बढ़ते हुए एक पावरफुल पंच मारा। बैंग! सिल्वर लाइटनिंग फट पड़ी जैसे आसमान से मर्क्यूरी गिर रहा हो। सिल्वर लिक्विड ने आसमान को कोरोट करना स्टार्ट कर दिया था। यिनलिंग ज़रा भी नहीं घबराई। उसने एक छोटी सी फूट की कहा, किल। जैसे ही उसने अपनी पाम खोली, डिवाइन लाइट आसमान से फट पड़ी, सन तक को चीर दे ऐसी उसकी हाथ पर एक चमक हुई। किलिंग कैरेक्टर था, ये था ही जिमिंग का एंसेस्टर का ट्रू ब्लड एसेंस। सिर्फ आधी बूंद एंसेस्टर ब्लड, लेकिन पावर इतनी कि 9 हेवन 10 अर्थ तक हिल जाए। ये ट्रू ब्लड एक स्पेशल मेडिसिन लिक्विड के थ्रू एक्टिवेट किया गया था, जो कि यिनलिंग को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था पर ओपोनेंट को एनिहिलेट कर सकता था। सी हाउ बिजली की मोमेंट स्पीड के साथ सीधे उसके सामने जाने के बजाय साइड से बैंग की आवाज़ के साथ निकल गया। हज़ारों बिजली की लाइटनिंग आसमान में गूंज उठी। बैंग! सिल्वर और गोल्डन लाइटनिंग वाटरफॉल की तरह गिर पड़ी। पहाड़ तक फट चुके थे, ज़मीन जाइंट क्रैकर बन गए। यिनलिन घबरा गई, वो सीधे आसमान से सी हाउ का सामना नहीं कर पा रही थी। लाइटनिंग सिर्फ टच होने से ही उसकी स्लीव्स तक जल चुकी थी। उसका स्नो वाइट आर्म एक्सपोज हो गया था। इस पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। यिनलिंग समझ चुकी थी, एंसेस्ट्रल ट्रू ब्लड सिर्फ एक बार वेपन है, अगर सी हाउ पास आ गया तो वो पक्का मारी जाएगी। इसलिए उसने बार बार किल वर्ड से लॉन्ग रेंज अटैक शुरू कर दिया। वाइट तक फट रहे थे, दूर से पहाड़ तक गिरने लगे। सब देखकर कांप उठे। ये सिर्फ आधी ब्लड ट्रू एसेंस है। वाइट रियलम जीनियस को भी
भार में इरेज कर सकती थी। जिनलिंग चिल्लाई, हुआंग क्या तुम डर गए हो? सामने आकर फाइट करो। 9 हेवन 10 अर्थ के लोगों में गुस्सा भर गया। खुद एंसेस्ट्रल ब्लड यूज कर रही है और फिर बोलती है फेयर फाइट। सी हाउ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या मजाक है, वो एक्चुअली एंसेस्ट्रल ब्लड की पावर एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि फ्यूचर में उसे फिर से फेस करना ही था। वो सोच रहा था अगर ही वुशवांग जैसा मॉन्स्टर इस ब्लड के साथ आया तो शायद सिर्फ खड़े खड़े ही सबको मिटा दे। तब बैटलफील्ड के बाहर से ही जिमिंग बोला, यिनलिंग मैं तुम्हें एक एनचेंटमेंट देता हूँ गोल्डन बालों के साथ। वो शांत स्माइल कर रहा था। ये एनचेंटमेंट एंसेस्ट्रल 2 ब्लड के साथ परफेक्टली मैच कर रही थी। यिनलिंग खुश हो गई। अब उसके हाथ में ट्रू ब्लड का मैक्सिमम पावर आ गया था। किल कैरेक्टर अब टारगेट लॉक कर चुका था। सिहाओ भाग भी जाता तो उसके पीछे छोड़ता नहीं। जब सिहाओ पूरी तरह से ट्रैप था तब उसने अपना ट्रम्प कार्ड चला। जब किल कैरेक्टर सीधे आसमान में सिहाओ के सामने आया, एक स्वॉर्ड कोर से निकली। ये था एवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड कोर, जो पहले से इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट से भी टकरा चुकी थी। किल कैरेक्टर सीधे 2 हिस्सों में टूट गया और वॉइड तक बिखरने लगी। यिनलिंग की आंखें फैल गई। ये क्या था? उसकी आंखों में साफ डर देखा जा सकता था, लेकिन देर हो चुकी थी। सिहाओ ने एक ही स्ट्राइक में उसका हाथ उखाड़ दिया। वो चिल्लाई, नहीं! ट्रू ब्लड जमीन पर गिर गया। सिहाओ ने ठंडी आवाज में कहा, अब ट्रू ब्लड भी गया। अब कौन सा मेथड बचा है तुम्हारे पास? यिनलिंग पैनिक में भागने लगे। वो कहे, ग्रेट वन मुझे बचा लो। लेकिन ही जिमिंग इमॉर्टल टोटल सेल फ्रैगमेंट को देखकर पीछे रह गया। बैंग! सिहाओ ने उसकी आईब्रोज के बीच फिंगर स्वॉर्ड से एक हमला किया। प्रिमोडियल स्पिरिट तक फैटर्ड हो गई और डेथ ऑन द स्पॉट। 10 ग्रेट एक्सपर्ट सब मर चुके थे, एक भी जिंदा नहीं था, और सबको सिर्फ एक ही आदमी ने मारा था, हुआंग डेविल किंग। सिहाओ फॉरेन फाइट बिल्कुल चुप हो गई थी। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये उनके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ था। सिहाओ ने हंसी के साथ कहा, आधा बूंद अब पूरी बैटलफील्ड को देने का इरादा है क्या? उसने यिनलिंग का कटा हुआ हाथ जेड कुल्ट्रोन में डालकर दिया। पिग फीट के काम आएगा, ये कहते हुए। और ये सुनकर अंधेरे के पास खड़े फॉरेन यंगस्टर्स ये सब देखकर शौक और गुस्से में भर गए। कुछ लोगों के माथे पर डेमोनिक पैटर्न्स उभर आए थे। उनकी आंखें ठंडी और खतरनाक हो गई थी। सब सिहाओ को घूर कर देख रहे हूँ। उन्होंने कहा, पिग्स को खिलाने के लिए? ये बात उनके लिए बर्दाश्त के बाहर थी, क्योंकि वो चीफ एंसेस्टर ही वुशवांग का ट्रू ब्लड का हाफ ब्लड ड्रॉप था। सिहाओ ने बिना देर किए इतनी बड़ी बात कह दी और इसी वजह से पूरे एरिना में किलिंग इंटेंट से भर चुका था। बैटलफील्ड पर ही सिहाओ क्लियरली फॉरेन फाइट को इंसल्ट कर रहा था। ही वुशवांग जैसे ग्रेट एक्सपर्ट को उनके अपने एंसेस्टर्स भी मुश्किल से मिल पाते थे, जिसे वो पूरी तरीके से वर्शिप करते थे। ऐसे प्रेजेंस के बारे में ऐसी बात करना सीधे बेइज्जती थी। सबकी नज़र ही जिमिंग पर थी चली गई। सब इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब बैटल करेगा। ही जिमिंग ने शांत आवाज़ में कहा, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, मैं एक्शन लूँ। उसके चेहरे से हल्का सा स्माइल गायब हो गया। अब उसके चेहरे पर गुस्सा था, ना खुशी, सिर्फ इमोशनलेस कामलेस फेस। सिहाओ ने बिना डरे जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है तुम कोई स्पेशल हो? अगर तुम अपने एंसेस्टर का ट्रू ब्लड मुझे पिग्स पालने के लिए नहीं देना चाहते तो मैं वाकई तुम्हारे शुक्रिया अदा करूँगा। यह सुनकर ही जिमिंग आगे बढ़ा। उसके शरीर से गोल्डन लाइटनिंग फूट पड़ी। उसके लंबे बाल गोल्डन स्टेलर रिव्स की तरह लहरा रहे थे। पूरा आसमान आसपास गोल्डन लाइटनिंग से फट पड़ा।
ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर प्राइमर को उसके पास था। छोटे छोटे स्टार्स भी हिलने लगे। उसकी पावर इतनी थी कि यंग जनरेशन के लोग सांस रोक कर देखने लगे। सबको समझ आ गया उसके और सी हाउ उसके और ही जिमिंग के बीच कितना बड़ा गैप है। किसी ने धीरे से कहा, ये ही फैमिली का मेंबर है। अगर ये इतना स्ट्रांग है तो एलन साउटुओ जैसे क्लैंस कितने पावरफुल और डेंजरस होंगे। सियाओ ने ठंडे तरीके से हंस पड़ा और सच में मुझे इंतजार रहेगा। बताओ, ही वुशुआंग यंग था तब कॉम्प्रेशन में कहाँ खड़े हो। ही वुशुआंग का नाम सुनते ही सबको उसके पुराने कारनामे याद आ गए। इमोर्टल इंसेंट के लास्ट रेस में उसने कितने यंग सुप्रीम बींग्स को मारा था। अकेला माउंट पर बैठकर, हाथ खून से भरे हुए। दूसरी तरफ एक लेजेंड था जिसका नाम पूरे आसमान पर मशहूर था। ही जिमिंग की आवाज़ ठंडी हो गई। हम अपने एंसेस्टर की ग्लोरी के सम्मान करते हैं, लेकिन ज़रूर नहीं नेक्स्ट जनरेशन कमज़ोर हो। ट्राई करके देख लो, पता ना चले तो कहना। ही फैमिली का एंसेस्टर एक फॉरबिडन एग्जिस्टेंस था। उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। किसी ने कहा, फैमिली की ग्लोरी को बचाने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हो। सीहा बोला, आओ, मैं काफ़ी टाइम से एक माउंट चाह रहा था। तुम्हारी असली फॉर्म गोल्डन डिवाइन क्रेन है ना, मेरे टेस्ट में बिल्कुल फिट। यह सुनकर फॉलोइंग साइंस में हंगामा मच गया। ही फैमिली का मेंबर को माउंट बनाने के बाद यह सीधे इंसल्ट थी। किसी ने कहा, होंग। आसमान फटने लगा, धरती कांप उठी। ही जिमिंग ने पूछ कर पंच मारा। डिवाइन लाइट हर तरफ फट पड़ी। पूरा एंशिएंट बैटल फील्ड ये पंच पहले के टॉप 10 एक्सपर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल था। उसके चेहरे पर एरोगेंस और कॉन्फिडेंस छुपा नहीं जा सकता था। सिर्फ एक पंच ने ही मैचलेस स्ट्रेंथ दिखा दी थी। 9 हेवन 10 अर्थ के लोग सीरियस हो गए। अगर ही फैमिली का एक यंग मेंबर इतना स्ट्रांग है तो बाकी एंशिएंट फैमिलीज के पावर का अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल था। बैंग, सीहाउ ने भी पंच मारा। उसके हाथ फायर की तरह जल उठे। डिवाइन फ्लेम्स निकल पड़ी। दोनों ही टक्कर में स्पेस चमक उठे। कुछ दिखना बंद हो गया। ये सिर्फ यंग जनरेशन का फाइट नहीं रही, यहाँ ग्रेट ताऊ का क्लैश हो रहा था। यहाँ भयानक एक्सप्लोजन के बाद मिट्टी बन चुके थे। कई पहाड़ ज़मीन तक टूट चुके थे, जैसे जजमेंट डे आ गया हो। लाइट हटने पर सब कुछ तबाह था। आसमान में ब्लैक होल्स, ज़मीन पर मैग्मा, लेकिन दोनों फाइटर्स अभी तक खड़े थे बिना जख्म के। सिहा बोला, लगभग मेरे 10 कंप्लीट मेंडिंग सूप खराब ही हो गई। हिजी में गुस्से में दहाड़ा, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। सिहा शांत था, लेकिन उसने कहा, तुम्हारा एंसेस्टर भी जब यंग था तब भी मुझे ऐसे बात करने का हक नहीं था। फाइट और भी टेंस होने वाली थी। तभी 3000 दाव प्रोविंस के डेसोलेट बॉर्डर खतरे में था। जैसे ही सिहाउ ने यह सुना, उसका मन बिल्कुल शांत नहीं रह पाया। 9 हेवेंस में आए उसे काफ़ी साल बीत चुके थे। उसके बाद दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे दादा दादी कैसे होंगे। हुओलिंगर, मेरे पुराने दोस्त सब ठीक होंगे या नहीं। उसके दिल में एक ही उम्मीद जागी, शायद मैं मौका हो जिसमें 3000 दाव प्रोविंस वापस जा सकता हूँ अपने से मिलने के लिए। लेकिन तुरंत ही उसने सच्चाई को समझ लिया। डेसोलेट बॉर्डर कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। वहाँ कंपटीशन नहीं बल्कि रियल वॉर होती है। सीज, मैसेकर, लाशें, खून, नदियाँ। अगर वो वहाँ गया भी तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में एक ही भयानक तस्वीर उभर आई। डेसोलेट बॉर्डर पर लाशें बिखरी हुई हैं, हवा में खून, सबसे निर्दयी ग्रेट बैटल शुरू हो चुका है। बोंग, बुगल बजने लगे। एक खून से लथपथ मैसेज दौड़ता हुआ आया और जोर से बोला, ओल्ड एंसेस्टर, सिचुएशन बहुत बुरी है। डेसोलेट बॉर्डर पर फॉरेन आर्मी बिना किसी कीमत के परवाह किए अटैक कर रही थी। वो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, ब्रेक थ्रू। फॉरेन साइट के बार बार हेजिटेशन
नहीं दिखा रहे थे। लाखों लाशें छोड़कर भी आगे बढ़ने को तैयार थे। लिव्स के सीधी बनकर रास्ता बनाना चाहते थे। तब ये लोग लॉन्ग लाइफ फैमिली के एल्डर ने घबराकर पूछा, वो सील्ड मिस्टीरियस सिटी जो डेसोलेट बॉर्डर के बाहर होती है, क्या वो अपीयर हुई? मैसेंजर ने सर हिला दिया। नहीं, वो बिल्कुल अपीयर नहीं हुई। ये सुनते हुए सिहाऊ का दिल जोरों से धड़क उठा। उसके दिमाग में स्टोन क्लैन के एंसेस्टर और डेसोलेट बॉर्डर के 7 किंग्स याद आ गए। वॉर सेक्रेड एकेडमी के ग्रेट एल्डर ने जोर से दहाड़ मारी। 10 रियलम्स डायग्राम और एंसेस्टर ड्रैगन हॉर्न ले चलो। अब एक पल भी वेस्ट नहीं कर सकते। डेसोलेट बॉर्डर के लिए तुरंत निकलना होगा। फैसला हो चुका था। 90% लोग तुरंत डेसोलेट बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर पर सिर्फ कुछ लोग छोड़ दिए गए और उनकी जिम्मेदारी ग्रेट एल्डर मैंग तियानजिंग ने इमॉर्टल कॉप्स रैपिंग क्लोथ भी यहाँ छोड़ दी थी ताकि कोई अनजानी आफत ना आए। किसी ने टेंशन में कहा, एक अनडाइंग बीइंग के हाथ यहाँ तक आ चुका था, अगर वो फिर से कुछ करे तो ग्रेट एल्डर ने शांत लहजे में जवाब दिया, अगर वो आ सकता तो वो कब के आ चुके होते। अब रुकने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो। दूर से एक जाइंट स्पेशियल रिफ्ट खुली और वाइड बोन एल्टर से बना हुआ 3000 पेवेलियंस तक जाने का रास्ता आसमान भर गया। हजारों लाखों स्टार साइज वॉरशिप्स, एंशिएंट ड्रैगन बुगल फिर से गूंज उठी। सब जानते थे इस बार जो होगा उनमें से बहुत से कभी वापस नहीं आ पाएंगे। फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। वॉर सॉन्ग्स गूंज रही थी आवाज़ में। कुछ लोग स्पेशल गेट में जाते वक्त रुक गए, पीछे देखा और आखिरी अलविदा कहा। सिहाऊ ने कुछ नहीं कहा। वो वापस जाना चाहता था, लेकिन ऐसे वक्त पर पर्सनल बातें बोलना डिसरिस्पेक्ट होती। यहाँ जो बच्चे थे वो सब यंग कल्टिवेटर्स थे। सिहाऊ, ग्रेट हुसवांग और रेडी एकेडमी के डिसाइबल्स सभी यहाँ थे। ये लोग डेसोलेट बॉर्डर के लिए अभी तैयार नहीं थे, लेकिन एक बात सच्ची थी, सिहाऊ यहाँ सबसे ज़्यादा चमक रहा था। 10 फाइट्स, 10 विक्ट्रीज, अकेले 10 फॉरेन किंग्स का स्लॉटर, ये एक लेजेंडरी अचीवमेंट थी। फॉरेन साइड भी रिट्रीट कर रही थी। जाते जाते ही जिमिंग बोला, इस बार मौका नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं खुद तुम्हें मारने आऊँगा। सिहाऊ ने सीधे जवाब दिया, अगर रुकने की हिम्मत है तो यहीं काट दूंगा। ही जिमिंग हंस पड़ा, हम फिर मिलेंगे, देखते हैं कौन किसको मारता है। गोल्डन लाइट में लपेटकर वो गायब हो गया। ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर सिर्फ रून्स बन चुका था। इमॉर्टल्स बोन्स बनी सिटी तहस नहस हो चुकी थी। एबेस अभी भी खुली हुई थी। काली गहरी भयानक हवा चीरती हुई सूखी हड्डियों की चटकने की आवाज़ें, सबका दिल दहल उठता था। पीस खत्म हो चुकी थी। वॉर ने फिर से जन्म ले लिया था और इस बार कोई शौर नहीं था कि जीत होगी भी कि नहीं। तब अचानक एबिस से एक लिविंग फॉसल जैसे एल्डर बाहर आए, आधा शरीर ज़मीन में धंसा हुआ। वो बोले, तुम लोग चले जाते तो अच्छा होता। जब हम बाहर आते तब मार देते। ग्रेट एल्डर ने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर मार सकते तो ज़रूर मारते। उस एल्डर ने मुस्कुराना शुरू किया और कहा, ठीक है, फिर तुम्हें बता देता हूँ कि हम इस जगह के लिए इतनी बड़ी फौज क्यों लाए थे। उसने एक एल्टर निकाला। 100 से ज़्यादा एंशिएंट लिविंग फॉसल्स प्रकट हो गए। सब मिलकर एंशिएंट स्क्रिप्चर पढ़ने लगे। आवाज़ ऐसी थी जैसे दुनिया साइड हो चुकी हो। सिहाऊ का शरीर ठंडा पड़ गया। कुछ बहुत गलत होने वाला था। ग्रेट एल्डर मैंग तियानजिंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने तुरंत कहा, इमॉर्टल किंग कॉप्स रैपिंग क्लॉथ उठाई और पूरे हेवन को ढक लिया। जैसे ही स्क्रिप्चर की साउंड तेज हुई, पहले उसमें दाऊ वाइब्रेशंस थी, थोड़ी ऑस्पिशियस, थोड़ी डिवाइन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। आवाज़ गहरी होती चली गई, सिनिस्टर एनर्जी से भरी हुई। अब ऐसा लग रहा था जैसे घोस्ट आ रहे हों।
गॉड्स चीख रहे हों। डार्क एबिस खुली, पागल हवाओं का तूफान उठ पड़ा। वह चारों तरफ से हवा अटैक कर रही थी और सब कुछ डार्क एबिस की तरफ खींचने लगा। इसी एल्टर के पास एक के बाद एक फिगर अपीयर होने लगी। फिर वो मिस्टीरियस एल्टर खुद ही आसमान में उड़ पड़ा और धीरे धीरे डार्क एबिस के ऊपर अपीयर हो गया। इस पल हवा हंड्रेड्स ऑफ एल्डर्स के साथ हिल गई। सब के सब घुटने पर गिर गए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ स्क्रिप्चर चैंट करने लगे। किसी चीज़ को समन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मानो ऐसा लग रहा था। सीहाव का चेहरा सख्त हो गया। ग्रेट एल्डर, ये लोग क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। उसे महसूस हो रहा था कि पूरा एनवायरनमेंट बदल चुका है, जैसे वो एंडलेस हिल के अंदर आ चुके हो। आसमान पूरी तरह से डार्कनेस से भर चुका था। ब्लड बिखरा हुआ हर तरफ। इसी वक्त इमॉर्टल किंग कॉप्स रैपिंग क्लोथ एक वॉर फ्लैग की तरह लहराने लगा। वो इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी ब्लड रेन गिरने लगी और सिनिस्टर विंड्स चीखने लगी। ग्रेट एल्डर ठंडी आवाज़ में कहते हैं, ये सोल गाइडिंग स्क्रिप्चर चैंट कर रहे हैं। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। ये क्या फॉरेन क्रीचर्स किसी डेड एग्जिस्टेंस को रिवाइव करने चाहते हैं? यह बात लॉजिकली इम्पॉसिबल थी। जो मर चुके हैं वो कभी वापस नहीं आ सकते। किसी ने कहा, अगर ऐसा हो सकता तो कल्टीवेटर हिस्ट्री को हर रूल टूट जाता। तब अचानक अंधेरे बीच से एक शैडो फिगर उभर आई, दांत निकले हुए, पंजे फैलाते हुए, सब एक्सट्रीमली पावरफुल। ग्रेट एल्डर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हीरोइक स्पिरिट्स, किसी ने कहा, हीरोइक स्पिरिट्स वो कल्टीवेटर्स होते हैं जो कभी बैटलफील्ड में मारे गए थे। कुछ बींग्स इतने पावरफुल होते हैं कि मरने के बाद भी उनके सोल फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं। यिन एनर्जी से नर्चर होकर ये बैटलफील्ड में भटकते रहते हैं। आज फॉरेन एल्डर्स इन्हीं सोल फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर रहे थे। सवाल था, क्यों? आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे थे? नॉर्मल लॉजिक से देखा जाए तो सब मीनिंगलेस था। सोल फ्रेगमेंट्स इकट्ठे होते ही फिर बिखर जाते हैं। रिवाइवल इम्पॉसिबल था। अचानक हाउल की आवाज़ आई, फिर एक गहरी रोर गूंजी। बैटलफील्ड का ज़मीन कांपने लगी। तब सबने देखा 8 स्ट्रिक्स ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन से चमक रही थी। वो सब मिलकर एक डिवाइन सेक्रेट फ्लेम बन गई और सीधे एबिस की तरफ बढ़ने लगी। ग्रेट एल्डर मियांग का चेहरा बदल गया। इम्पॉसिबल, ये हीरोइक स्पिरिट यांग एनर्जी से भरा हुआ है। नॉर्मली हीरोइक स्पिरिट सिर्फ yin एनर्जी से भरा होता है, लेकिन ये प्योर सेक्रेट और टेरिफाइंग था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ना किसी ने देखा था। ग्रेट एल्डर बिना हिचकिचाए इमॉर्टल किंग कॉप्स रैपिंग क्लोथ को जोर से वेव करते हैं और सेक्रेट लाइट पर टूट पड़े। इसका मतलब साफ था, एक पावरफुल हीरोइक स्पिरिट और ज़्यादा मिस्टीरियस हीरोइक स्पिरिट्स को सपोर्ट कर रहे थे। इसी वक्त एल्टर के सामने बैठे एल्डर्स भड़क उठे। एक भयानक ऑरा फैला। तब इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट अपीयर हुई और कॉप्स वाइपिंग क्लोथ को रोकने लगे। सिर्फ एक र्यून सोल के लिए इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट यूज़ किया जा रहा था। इससे क्लियर था इस एग्जिस्टेंस की वैल्यू फॉरेन क्रीचर्स के दिलों में बहुत ज़्यादा थी। तब अचानक एल्टर के ऊपर एक डैमेज्ड आई बॉल अपीयर हुई, सूखा हुआ, फटा हुआ, बिल्कुल लाइफ फोर्स के बिना। लेकिन जैसे ही सेक्रेट सोल फ्लेम उसमें घुसी, वो आई बॉल चमक उठी। आसमान कांपने लगा। उसका ऑरा जैसे यूनिवर्स को मिटाने के लिए बना हूँ, लेकिन वो एक पल के लिए था। आई बॉल धीरे धीरे हजारों ज़ैंग बड़ा हो गया, एक पहाड़ जैसा। सब सन्न रह गए। एल्डर्स घुटनों पर गिर पड़े। अनमैच्ड एंशियंट एंसेस्टर लुओमो ग्रेट वन। एल्डर मेंग तियानजेंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो नाम जानता था, लुओमो एनलेन और सूटो के बराबर एग्जिस्टेंस था। इसका मतलब एक एंशियंट एंसेस्टर यही मरा था। लुओमो की आवाज़ गूंजी, सिर्फ एक र्यून्ड सोल बचा है। मुझे बुलाकर कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी विल कमज़ोर थी, वरना वो जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझता। फॉरेन एल्डर ने कहा, हम आपसे पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों?
जल्दी ही हम इस वर्ल्ड पर इन्वेट करेंगे, लूमो ने ठंडे लहजे में कहा। जिसने मुझे मारा था वो खुद अभी जिंदा नहीं बचा। ग्रेट एल्डर ने गहरी सांस ली। अनमैच्ड एक्जिस्टेंस का लेवल इससे ही समझ आ रहा था। आखिर में लूमो ने आई बॉल फाड़ने लगे। हर बूंद खून की वॉइड तक को कोलैप्स कर रही थी। टाइम तक डिस्टॉर्ट हो रहे थे। आई बॉल टूट गया, लेकिन उसके ब्लड ऑरा और सोल पैटर्न्स ने एक कोऑर्डिनेट बना दिया। वो पैटर्न प्राइमल केओस को चीर कर ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। एक फील्ड एंशिएंट वर्ल्ड खोलने की तैयारी हो चुकी थी। अगर कभी दुनिया का जन्म हुआ होगा तो शायद इतना ही कायास भी नहीं मचा होगा। प्राइमल केओस हर तरफ फैला हुआ था। ना आसमान में नीचे ज़मीन अंधेरे डार्क एबिस की तरह लग रहा था, और इसी केओस के बीच हज़ारों ज़ैंग ऊंची एक आई बॉल अचानक क्रैक हो जाती है। वो सिर्फ एक आँख नहीं थी, वो लूमो का फाइनल एसेंस था। जैसे ही वो फटी, ये ब्लड एसेंस में बदल गई, जिसके चारों तरफ मिस्टीरियस हेवनली सिंबल्स और एंशिएंट कोऑर्डिनेट्स पैटर्न्स घूमने लगे। फिर बैंग की आवाज़ आई, उस ब्लड के प्राइमर केओस को चीरते हुए, जैसे कि ज़बरदस्ती दुनिया का गेट ओपन कर रही हो। सबका दिमाग एक ही सवाल था, क्या ये लूमो की पावर है? और एक जवाब था, हाँ। मर चुका लूमो, सिर्फ एक आई बॉल और थोड़ी सी डैमेज सोल, फिर भी एक पूरे वर्ल्ड पर हावी। ये सीन देखकर सबको रोंगटे खड़े हो रहे थे। फॉरेन क्रीचर्स ने घुटनों पर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू कर दिया था। उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही इम्प्रेशन था, दुख, गुस्सा और निराशा। भाई ये तो कई सारे इम्प्रेशन हो गए यार। ये बोल रहे हैं एक ही इम्प्रेशन था, दुख, गुस्सा, निराशा, ये तो बहुत सारे हो गए यार। खैर हमें क्या करना, राइटर के सस्ते नशे। उन्हें पता था इस अटैक के बाद लूमो सच में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोग चुपचाप गहरी सांस लेते हैं। एक ग्लोरियस एंशिएंट एंसेस्टर, इसका ऐसा अंत सच में कितना दर्दनाक था। सब समझ रहे थे एंशिएंट सूतुओं के प्रेशर के बिना लूमो कभी ये स्टेप नहीं लेता। पर कोई भी एल्डर कुछ नहीं कहने की हिम्मत कर रहा था, क्योंकि इस शब्द भी गलत हुआ तो पूरा क्लैन वाइप आउट कर दिया जाएगा उनका। 5 कलर ट्रू ब्लड एसेंस। बैंग की आवाज़ आई। प्राइमर केओस फटने लगा। अंधेरे के बीच एक लाइटनिंग पैसेज बनता है, और तब सब देखते हैं लूमो का स्कारलेट ब्लड, जिसमें डार्क ग्लो के साथ सिल्वर रेडियंस भी था। ग्रेट एल्डर शॉक में बोल उठते हैं, ये 5 कलर ट्रू ब्लड है। यह सुनते ही सब सन्न रह जाते हैं। 5 कलर ट्रू ब्लड का मतलब कल्टीवेशन ना भी हो, फिर भी हाफ स्टेप लॉन्ग लाइफ डोमेन। ये ब्लड सिर्फ एंडलन सूतुओं जैसे एंशिएंट फैमिलीज में ही पाया जाता था। 7 कलर ब्लड की कहानी सिर्फ एक लेजेंड थी, आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। आसमान से गिरने लगता है, ज़मीन तक टूटने लगती है। लूमो का अनडाइंग ब्लड रियून्स होने के बाद अनस्टॉपेबल था। सी हाउ 10 क्राउन किंग एक्साइल इमॉर्टल सब अपनी आंखें खोल कर देख रहे थे। हेवन स्प्लिटिंग पावर क्या होती है? ये वो ब्लड था जो आसमान को तक चीर रहा था, एक नई वर्ल्ड का क्रिएट कर रहा था। ये होती है ट्रू अनमैच्ड एग्जिस्टेंस की पावर। लेकिन सच्चाई ये थी, ये सिर्फ एक डैमेज इम्प्रिंट था। इसका टाइम लिमिटेड ही था। लूमो की विल धीरे धीरे बिखर रही थी। सिर्फ बैटल एग्जिस्टेंस ही बचे थे जो एक लास्ट पाथ खोल रहे थे। लैंग लॉन्ग लाइटनिंग टकराई, लाइटनिंग ड्रैगन्स की तरफ नाचती हुई। तभी फॉरेन क्रीचर चिल्लाते हुए भागे। मिल गया, यही है प्राइमर केओस। साफ होता है और सामने आता है एक गाइनेटिक ब्लैक माउंटेन, खून से लिपटा हुआ, लाखों ज़ैंग ऊंचा। ज़ैंग का मतलब यार देखो,
किलोमीटर मतलब हज़ारों फीट, ठीक है। अब जाएंगे ट्रांसलेट करके, वही दे रहा है, मैं को ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसको, तो उसका मतलब यही आ रहा है, ठीक है। खैर ये है सील्ड एंशिएंट वर्ल्ड, किसी ने कहा। ये जगह प्राइमर केओस में छुपी हुई थी। ग्रेट एरा जितनी पुरानी, आज तक का डिस्कवर नहीं कर पाया कोई भी इसे। यही फॉरेन साइंट के सेटबैक मिला था। यही लूमो जैसे एंसेस्टर्स भी मारे गए थे। लूमो के हीरोइक स्पिरिट ब्लड कभी ह्यूमन शेप लेता है, कभी वेपन बन जाता है। हर स्ट्राइक हेवन को तोड़ देने वाली थी। हेवन और अर्थ तक कांप उठे। ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर हिल चुका था, पर फिर भी मॉन्यूमेंट टूट नहीं रहे थे, वो सिर्फ कांप रहे थे। पर ब्लड बह रहा था। अनब्रेकेबल वॉल। फॉरेन एल्डर्स का दिल टूट गया। तब अचानक एंसेस्ट्रल वोमो का ब्लड डिम हो रहा है, किसी ने कहा। 5 कलर्ड ब्लड पूल जल उठा और एसेस में बदलने लगा। फॉरेन फाइट गुस्से में मुट्ठियाँ भींचने लगती हैं। क्या हम फिर फेल हो गए, किसी ने कहा। एक एंशिएंट एंसेस्टर पूरी तरह इटर्नल रेस्ट में चले गए। और तब बैंग की लाइटनिंग की एक आवाज़ आई। एक तेज आवाज़ प्राइमल केओस से आती है। जाइंट ब्लैक माउंटेन पर एक क्रैक पड़ता है। खून के बाहर बहने लगते हैं। फिर प्राइमल केओस स्पेस फट जाता है। डिवाइन लाइट चमक उठती है। सील डिवाइन एंशिएंट वर्ल्ड आखिरकार खुल चुका था। बिंग लुओमोआ खत्म हो चुका था पूरी तरह से, लेकिन उसकी पावर ने एक ऐसी जगह खोल दी जो पूरी दुनिया को हिला सकती थी। अब सवाल था ये कि एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर क्या छुपा है, और क्या ये 9 हेवेंस के लिए डिस्ट्रक्शन बनेगा। तभी ब्लैक एबिस के सामने कुछ फॉरेन एल्डर्स अचानक बढ़ने लगे। उनका इरादा बिल्कुल क्लियर था। सील डिवाइन वर्ल्ड में घुसना, वहाँ छुपी हुई सच्चाई को जानना और साथ ही प्रीसियस टेक्निक्स को लूट लेना, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड जाइंट वेपन रिपेयर करना चाहता था और उसके मटेरियल्स के क्लूज यही मौजूद थे। डिवाइन लाइट रेनबो की तरह चमक उठी और 10 से ज़्यादा टेरिफाइंग एल्डर्स प्राइमल केओस के अंदर घुसने लगे। सी हाउ और 9 हेवेंस का क्राइसिस था। ये देखकर सी हाउ, काओ यूसेंग और सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ ग्रेट एल्डर मेंग तियानजिंग थे और उनका सामना हंड्रेड्स ऑफ फॉरेन एल्डर्स। सिर्फ एक एल्डर से ऐसा मॉन्स्टर को कैसे रोका जा सकता था। ग्रेट एल्डर मेंग तियानजिंग बिल्कुल डिले नहीं करते। वो एंशिएंट आयरन ब्लड वॉर बैनर निकालते हैं और सीधे उन एल्डर्स को झोंक देते हैं। वॉर बैनर की किलिंग इंटेंट आसमान ज़मीन को कांपने लगती है। लेकिन तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो, किसी ने कहा। फॉरेन फाइट की लीडिंग एल्डर इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट एक्टिवेट करते हैं। ये वही पॉट था जो इमॉर्टल्स को रिफाइन करने के लिए बना था, और 2 अनमैच्ड आर्टिफैक्ट्स टकराते हैं। फिर शॉकवेव्स इतनी भयानक होती हैं कि एल्डर्स दूर तक फेंक दिए जाते हैं। सब कुछ तहस नहस हो गया था। सबके मुंह से खून निकल रहा था। कुछ एल्डर्स फिर भी रुकते नहीं और प्राइमस केओस के अंदर बढ़ने लगते हैं। पर अचानक ये ठीक नहीं हुआ, किसी ने कहा। सब प्रेस हो रहे हैं। उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। कल्टीवेशन जब स्लो होने लगती है, उनकी बॉडी मोमेंट हैवी हो जाती है, क्योंकि उनका दाव इस वर्ल्ड को अलग था। वर्ल्ड उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कुछ एल्डर्स ज़बरदस्ती एंसेस्ट्रल टेक्निक्स यूज़ करना चाहते थे और यूज़ करते भी हैं, लेकिन वो खून उगलते हुए बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर जाती है। एक एल्डर ब्लैक माउंटेन पर लगातार ब्लड को देखकर कहता है, इस ब्लड को कलेक्ट करना ही चाहिए। जैसे ही वो ब्लड को कॉपर कोल्ड्रोन में डालने की कोशिश करता है, भयंकर गलत, वो ब्लड जिंदा था, तुरंत जल उठता है
उस एल्डर को लिविंग टॉर्च बना दिया जाता है। वो चीखता रहता है, तड़पता है, लेकिन एक कुछ ही सेकंड्स में उसकी जलती हुई हड्डियाँ बचती हैं। एक क्लियर मैसेज, इस फूल के ब्लड को छूना मतलब इंस्टेंट डेथ। ब्लैक माउंटेन तक कांप उठी और ब्लड रेन बरसने लगी। एल्डर्स अपने बुल हॉर्न, बीस्ट क्लॉस, गोल्डन वेपन्स सब कुछ निकालते हैं, लेकिन सब पर पेपर जैसे मेल्ट होने लगते हैं। ब्लड उन पर गिरता है और 10 एल्डर्स जिंदा जलाकर मार दिए जाते हैं। किसी ने कहा ये लोग लाखों सालों पुराने एक्सपर्ट्स 9 हेवेंस के लिए एब्सोल्यूट डिजास्टर बन सकते थे, लेकिन यहाँ एक भी जिंदा नहीं बचा। पूरा एरिया सन्नाटे से भरा हुआ था। डर सब कुछ निगल रहा था, ऐसा लग रहा था। किसी ने कहा अब इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट भी पीछे हटने लगता है, कॉप स्वेपिंग क्लोथ भी शांत हो जाती है। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं थी। सब समझ जाते हैं कि ये जगह टॉप लेवल एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। फॉरेन साइंस ने नया प्लान बनाया। फॉरेन एल्डर्स डिसाइड करते हैं एल्डर्स की जगह यंगस्टर्स को भेजो। इसीलिए ही जिमिंग और कुछ पावरफुल यंगस्टर्स आगे लाए जाते हैं। 9 हेवंस के जवाब में काओ यूसेंग बोलता है अगर ये चीज़ उनके हाथ लग गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ग्रेट एल्डर्स शांत थे। ग्रेट एल्डर के साथ सी हाउ 10 क्राउन किंग, काओ यूसेंग, डाविस्ट, कीगू, ये कीगू कौन है यार, पता नहीं मेरे को, सब आगे बढ़ते हैं। सी हाउ एवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड कोर ग्रेट एल्डर को दे देता है और अब उनके पास डिफेंस कॉप्स, वेपिंग क्लोथ प्लस अटैक के लिए स्वॉर्ड बैनर और वॉर बैनर थे। अचानक ब्लड रेन उल्टा बहने लगता है और सीधे कॉप्स वेपिंग क्लोथ में घुस जाती है। वो पुरानी कपड़ा अचानक डिवाइन लाइट से चमक उठता है। ग्रेट एल्डर कांपते हुए बोलता है ये इमॉर्टल ब्लड है, शायद इमॉर्टल किंग का ब्लड। फॉरेन एल्डर्स पैनिक में आ जाते हैं। रुको इसे, लेकिन इस वक्त कम था। रुको इसे, किसी ने कहा, लेकिन इस वक्त कम था। इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट प्राइमल केओस पर जोर से अटैक करता है। बैंग और बड़ा क्रैक खुलता है। अगर अंदर से सेक्रेड ऑरा निकलती है। डिवाइन लाइट फट पड़ी है, फैल जाती है और तब एक यंग ट्रू फिनिक्स आसमान चीर कर उड़ान भरता है। सब चीख उठते हैं ट्रू फिनिक्स और इसका एक साथ इमॉर्टल ब्लड बाहर बहने लगता है। सब शौक में थे। यहाँ कितने इमॉर्टल मारे गए होंगे, ये जगह किस लेवल की थी, किसी ने कहा, और अंदर और क्या क्या छुपा हुआ है। सील एंशिएंट वर्ल्ड खुल चुका था और असली तबाही अब शुरू होने वाली थी। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कम से कम 30 मिनट प्लस हो चुका है दोस्तों। अब ऐसी ही 2 वीडियोज़ आया करेंगी और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, आप लोगों का भी सपोर्ट दिलाओ भाई। हम लोगों को कम से कम 15 के सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट कर दो यार। 15 ही सब्सक्राइबर्स कर दो, सिर्फ 11 हैं गाइस, देख लो यार। कम से कम थर्सडे से पहले तो 15 कम से कम सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर कोई गलती हो गई है तो हमें बताएं ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।